हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम एनवीएस टीजीटी मैथ्स पेपर 2019 के सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज का जो पार्ट है वो आपका पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले 4 पार्ट्स हो चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा एनवीएस टीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी कुछ टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में करा दिए गए हैं, तो आप जाकर के वहाँ पर भी कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट से पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर ज़रूर करना। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपको दिया गया था ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई एक बार कर सकें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अ वायर, एक तार है, इज इन द शेप ऑफ सर्कल। एक तार है जो इस तरीके से है, मतलब एक तार था, हमने उसको इस तरीके से पूरा सर्कल के तरीके से हमने उसको मोड़ रखा है। ठीक है, और वो जो सर्कल है ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर है। अब इस सर्कल को क्या किया, इसको क्या किया गया, इट इज़ बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब इस तार को हमने यहाँ से खोल दिया, जब इसको खोलोगे तो ये पूरा ऐसा लंबा तार हो जाएगा। अब उसको फिर से एक स्क्वायर की फॉर्म में हमने बेंड किया। ठीक है, स्क्वायर बना दिया उससे, मतलब इसका हमने स्क्वायर बना दिया। तो जब हमने इस तार का स्क्वायर बनाया है तो हमने क्या चीज़ यूज़ की है, इस तार की जो लेंथ होगी, इस तार की जो लंबाई होगी वो हमने यूज़ की होगी। इस तार की लंबाई क्या होगी, जितना ये सर्कल की सरकमफेरेंस है। तो इस सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होगी, 2πr, और r की जो वैल्यू है वो है 21। और क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था ऑलरेडी कि पाई की जो वैल्यू है वो आपको 22/7 लेनी है। कितनी लेनी है, 22/7। क्वेश्चन में मेंशन अगर कर रखा है तो पाई की वैल्यू ये लेनी है, अदरवाइज 3.14 भी ले सकते हो। जो मेंशन की जाए क्वेश्चन में पाई की वैल्यू वो आपको लेनी होती है। तो 7 से 3 बारी कट गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये हो गया आपका 132 सेंटीमीटर। तो जो सरकमफेरेंस यानी इस तार की जो लंबाई है वो हमको पता चल चुकी है। अब अगर तार हमने यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे मोड़ा है तो ये स्क्वायर जब बनाया गया है, अगर इसकी साइड ए है तो जो पूरा ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। क्यों, क्योंकि जब हम कोई स्क्वायर बनाते हैं उसकी सारी की सारी साइड्स यानी वर्ग की सारी भुजाएं सब बराबर होती हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो आपका कितना हो जाता है, 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तार की लंबाई है और यहाँ पर जो तार की लंबाई है दोनों सेम ही होगी। तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन, इसके हिसाब से तार की लंबाई 132 आई है और इसके हिसाब से तार की लंबाई a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a होनी चाहिए, यानी 4 इंटू साइड होनी चाहिए। तो 4 से इसे काटोगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो a हमारा 33 सेंटीमीटर आ जाता है। तो उसने पूछा ही क्या था, साइड ऑफ स्क्वायर पूछी थी, और साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाती है हमारी, 33 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी है। अगर हमें ये जो फंक्शन दे रखा है इसकी हमें अगर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो रेंज का मतलब क्या हो गया, इसकी सबसे छोटी वैल्यू निकाल लो और सबसे बड़ी वैल्यू निकाल लो। तो वही तो हमारी रेंज होती है। किसी भी चीज़ की हमें सबसे छोटी वैल्यू पता हो, सबसे बड़ी वैल्यू पता हो, तो वो छोटे से लेकर बड़े तक की जो भी वैल्यू होती है वो रेंज होती है। वही चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू के ऊपर ये पूरी वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर हम x की वैल्यू कुछ इसमें रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो इस पूरे की वैल्यू हमें मिलेगी। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x नहीं बल्कि क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स स्क्वायर निकालते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों, चाहे आप -1 रखो उसका स्क्वायर करो, चाहे आप +1 रखो उसका स्क्वायर करो, आपको मिलना क्या है, 1 ही मिलना है। तो x की जगह पे आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो, आपको हमेशा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, ये बात यहाँ से कंफर्म हुई। मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पे हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक, अब जो एक्स स्क्वायर की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो मिनिमम वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर की, वो 0 होती है, क्योंकि नेगेटिव तो हम जा नहीं सकते। तो सबसे छोटी वैल्यू एक्स स्क्वायर की होती है 0। तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह पे रख दिया 0, तो 4 - 0 आ गया 4, यानी log √4 कितना हो गया, log 2। तो यहाँ से हमें इस फंक्शन की एक वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, log 2 मिल गई। ठीक है, तो log 2 तो हमें मिल गया कि एक वैल्यू जो आएगी इसकी log 2 आएगी। अगर हम x की वैल्यू सबसे छोटी रखते हैं तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें ये मिलती है। कन्फर्म इतनी बात। दूसरी बात, अब इसकी आप और क्या वैल्यू रख सकते हो, अभी हमने इसकी सबसे छोटी वैल्यू रखी, दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर की क्या रखी जा सकती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव तो हम रख नहीं सकते। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, √3 मिलेगा। ठीक,
2 रखोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो √2 मिल जाएगा। ठीक, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखोगे, हमें एक्स स्क्वायर की रखनी है ना, तो 1 4 9, ये क्यों लिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप 9 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो अंडर रूट में जो होगा आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर अंडर रूट में नेगेटिव चले जाओगे तो आपके नंबर जो बन जाएगा ये इमेजिनरी नंबर की तरफ जाने लगेगा, इमेजिनरी नंबर बनने लगेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो 9 से छोटी वैल्यू तो 4 है, तो क्यों ना हम 4 रख दें, इसकी वैल्यू क्या रख दें 4, क्योंकि हमें अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको नेगेटिव नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक ऐसी वैल्यू रखो ताकि ये जो वैल्यू हो वो नेगेटिव ना बने, अंडर रूट के अंदर जो भी है ये नेगेटिव ना बने। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर मैं 9 रख दूं या 4 से बड़ी 5 भी रख दूं, एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर 5 रख दूं तो भी वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स अगर अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो मैं एक्स स्क्वायर से यानी 4 से बड़ी रखूँगी, अगर इसकी वैल्यू 4 से बड़ी रखूँ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं करनी क्योंकि मुझे इमेजिनरी नंबर नहीं बनाना है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह पर 4 रख दिया, 4 से बड़ा ही तो नहीं रखना, 4 रख दिया। अगर ये 4 रख दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 4 - 4 यानी 0, और लॉग अंडर रूट 0 कितना हो जाएगा, लॉग 0 ही हो जाएगा। और लॉग 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है -∞। लॉग 0 की वैल्यू कितनी होती है, -∞। तो हमें क्या मिली, एक वैल्यू क्या मिल गई इसकी, -∞। ठीक है, तो जो हमारी रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो रेंज निकालनी है वो एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी और एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं रख सकते, ये जो वैल्यू एक्स स्क्वायर रखना है वो नेगेटिव नहीं रख सकते, तो सबसे छोटी वैल्यू हम 0 ही रख सकते हैं। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम 4 से बड़ी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 4 से बड़ी रख दिए तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार 0 रख दो, जो कि सबसे छोटी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार 4 रख दो, जो कि सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू हम सिर्फ 4 ही इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 4 ही हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है, यहाँ पर इसकी 2 वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। जब हमने 0 रखा तो हमें log 2 मिला था, जब हमने 4 रखा तो हमें -∞ मिल गया। तो यहाँ से जो इसकी रेंज हो जाती है, रेंज क्या होती है, मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम मतलब -∞, मैक्सिमम मतलब log 2। तो जो हमारा इसका रेंज हो जाएगा वो -∞ से log 2 तक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, sin की पावर 4/cos की पावर 8x का अगर इंटीग्रेशन किया जाता है तो 10 की फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, sin की पावर 4x/cos की पावर 8x को मैंने लिख दिया cos की पावर 4x इंटू cos की पावर 4x। sin की पावर 8 cos की पावर 8x को ऐसे लिखा जा सकता है। sin की पावर 4/cos की पावर 4 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4, तो इस चीज़ को हमने लिख दिया 10 की पावर 4x। ठीक है, 1/cos की पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, sec की पावर 4x, ये चीज़ हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है, अगर हम 10x को t मानते हैं तो sec स्क्वायर x dx हमारा dt बन जाता है। इंटीग्रेशन की अगर वीडियोस देखनी है तो चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जा करके आप इंटीग्रेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, 10x को अगर t मानते हो तो sec स्क्वायर x dx चले जाएगा, लेकिन एक sec स्क्वायर बचेगा, मतलब इस sec की पावर 4 को भी मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अगर 10x को t मानते हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt आएगा। तो sec स्क्वायर x dx जो होगा ये तो हम इसको तो हम dt लिख देंगे, बट ये sec स्क्वायर x हमारे पास फंस गया। अब हमें एक चीज़ पता होती है क्या, कि 1 + tan स्क्वायर x जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इस sec स्क्वायर x को मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर x, और 10x को मैंने t मान रखा है, तो इन दोनों को मैं आराम से t रख सकती हूँ। तो इसको मैंने t की पावर 4 लिख दिया और इसको मैंने t की पावर 2 लिख दिया। इसको भी अब भूल जाओ, 10x को t रखा है, बस ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, इसके इंटू इससे कर दो तो t की पावर 4, इसके इंटू इससे करोगे तो t की पावर 6 dt। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो t की पावर 5/5 आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 7/7 आएगा, प्लस कोई भी कांस्टेंट। t का मतलब कौन था, 10x, t का मतलब 10x, उसकी पावर 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 5, और इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7x। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला और ये जो हमारा सॉल्यूशन है दोनों को कंपेयर अगर हम करते हैं तो 10 की पावर 10 की पावर 7x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a, और यहाँ पर 10 की पावर 7x
इसका जो कोफिशिएंट है कौन है 1/7, तो a की जो वैल्यू हो गई 1/7 हो गई। इसी तरीके से 10⁵x का जो कोफिशिएंट है वो b है, यहाँ पर कौन है 1/5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। अब a b को डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को इससे अगर डिवाइड करते हो तो a/5 आएगा, a/b आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो a/b आएगा इज इक्वल्स टू 1/7/1/5। इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × a = 5 × b आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसने कहा कि 2 सर्कल्स हैं, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, डू नॉट इंटरसेक्ट, दोनों सर्कल्स एक दूसरे को काटते नहीं है, ये फिगर क्वेश्चन में बनी हुई थी, एंड प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। इस तरीके से ये दोनों सर्कल्स, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल C1 C2 दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि रेडियाई, रेडियाई का मतलब है रेडियस का प्लूरल। एक सर्कल के लिए हम रेडियस बोलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल के लिए हम रेडियस को रेडियाई बोल देते हैं, ठीक है। तो रेडियाई का मतलब है इस सर्कल की रेडियस और इस सर्कल की रेडियस, तो ये जो है प्लूरल वर्ड होता है रेडियस का, ठीक है। ऑफ द सर्कल C1 एंड C2, इसकी रेडियाई और इसकी रेडियाई। फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है वो O1 है, सेकेंड सर्कल का जो सेंटर है वो O2 है, ठीक है। ये P पॉइंट, ये R, ये Q पॉइंट, ये S पॉइंट। दूसरी बात, अब जो रेडियाई है वो फर्स्ट सर्कल की तो 3 सेंटीमीटर है और सेकेंड सर्कल की है 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियाई मतलब ये डिस्टेंस 3, रेडियस मतलब ये डिस्टेंस 2, ये चीज़ इसने हमें दे दी है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 6, ठीक है। O1 O2 हमें दे रखी है 6, तो इसने कहा है द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स मीट एट S1, तो इसकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन होगी, ये जो दोनों को टच कर रही है, इस सर्कल और इस सर्कल को टच करने वाली लाइन ये, तो ये जो दोनों PQ एंड RS जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो मीट करती हैं आगे जा कर के S1 पॉइंट पर। किस पॉइंट पर मीट करती हैं, S1 पॉइंट पर मीट करती हैं, ठीक है। तो उसने कहा है O2 S1 निकालना है, O2 S1 दैट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, इसमें एक चीज़ हमें पता होती है क्या, कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई सर्कल है और मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बना दूँ और इसका सेंटर ये है, और सेंटर से जैसे ही टेंजेंट पर कोई लाइन बनाई जाएगी तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको भी आप कह सकते हो कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 बनेगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 बनेगा। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल PO1 S1, ये वाला जो ट्राइंगल है PO1 S1, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर हम देखें O2 QS, तो ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है और जो ये छोटे वाला ट्राइंगल है दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल होंगे। क्यों होंगे सिमिलर, क्योंकि अगर 2 ट्राइंगल जो हैं इनमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का ऑलरेडी बना हुआ है, एक एंगल कैसा है 90 डिग्री का बना हुआ है, और ये जो दूसरा एंगल है दोनों में कॉमन है। देखो एक एंगल तो 90 हो गया, पहले तो इस पूरे को देखो, फिर इस वाले ट्राइंगल को देखो, तो ये 90 ये 90, ठीक है। जब हम ये वाला पूरा ट्राइंगल देखते हैं तो ये एंगल भी आता है, और जब हम छोटे वाला ये ट्राइंगल देखते हैं तो ये एंगल भी आता है। तो जब 2 ट्राइंगल्स के अंदर, इसके और इसके अंदर 2 एंगल ये बराबर हो गए, 2 एंगल ये बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल खुद ही दोनों में बराबर हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें क्या होता है, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ये वाली रेडियस, ठीक। इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग पहले वाले ट्राइंगल की तो यही साइड है, और छोटे वाले ट्राइंगल की ये साइड, इनका रेशो। इसी तरीके से इस साइड का, जो बड़े ट्राइंगल की ये साइड है, इसका रेशो इसके साथ, छोटे वाली साइड के साथ जो होगा बराबर होगा। ये कह सकते हो कि मतलब ऐसे बोल सकते हो, इस चीज़ को मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है। बड़ा ट्राइंगल कौन है, O1 P S1 तक। दूसरा ट्राइंगल कौन है, O2 Q S1 तक, ठीक है। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स का रेशो होगा वो बराबर होगा बाय सिमिलरिटी। कैसे, O1 P, इसमें क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही तो साइड है O2 Q,
ठीक, तो O1P अपॉन O2Q इज इक्वल्स टू बड़े ट्रायंगल की यही तो साइड है, क्या है, PS1 इज इक्वल्स टू QS1। बड़े ट्रायंगल की तीसरी साइड ये है O1S1 और छोटे ट्रायंगल की ये साइड O2S2, जिसके लिए जो बनी थी वही देखनी है। मतलब अगर बड़े ट्रायंगल में रेडियस थी तो छोटे ट्रायंगल में भी हमने उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये रेडियस देखी। अगर बड़े ट्रायंगल में ये वाली साइड थी तो छोटे ट्रायंगल में भी ये वाली ही हमने साइड देखी जो कि यहाँ पे थी। ठीक है, अगर बड़े ट्रायंगल में हम 90 के सामने वाली साइड देख रहे हैं तो छोटे में भी 90 यहाँ बनना था तो उसके सामने वाली साइड्स का ही रेशो हम लेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बराबर होगी। हमें निकालना क्या है, निकालना जो था हमें O2S1 निकालना था, यानी O2S1 ये रहा, यानी इसका यूज़ होगा। O1S1 क्या हमें पता है, O1S1 नहीं पता, बट हमें इतना तो पता है 6, और O2S1 हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया। O2S1 हमने x मान लिया तो इसकी जगह पे x रख दिया। O1S1 हमने निकालना था तो ये 6 है और ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 6 प्लस x, तो ये हो जाएगी 6 प्लस x। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के बराबर रख दो। जिस चीज़ को आप जानते हो उसके बराबर रखना है, जिसको नहीं जानते उसके बराबर रखना ही नहीं है। जिसके बारे में पता ही नहीं उसका क्या करना है ना। ठीक है, O1P तो ये पता है रेडियस 3 अपॉन O2Q कितना है 2, तो इसके बराबर ये रेशो इसके बराबर होगा क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। P1S1 Q1S1 के बारे में हमें नहीं पता, P1S1 Q1S1 के बारे में हमें नहीं पता, तो उससे कोई मतलब रखो ही मत। 3/2 इज इक्वल्स टू ये रखना है, तो 3/2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस x अपॉन x, इसकी इंटू इससे हो जाएगी तो 3x इज इक्वल्स टू 2 × 6 12, 2 × x 2x, तो ये कितना हो गया 3x माइनस 2x, x इज इक्वल्स टू 12 आ गई। x की ही वैल्यू हमें निकालनी थी, O2S1 x की ही वैल्यू, दैट मीन्स 12। तो क्या हो जाएगा 12 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखी थी, O इज द सेंटर, O जो है वो सेंटर है पूरे सर्कल के लिए। ठीक है, एंड इफ OAC 30 डिग्री है, OAC दैट मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, ये हमें दिया है 30 डिग्री। ठीक है, OAC अगर हमें 30 डिग्री दे रखा है तो क्या हो सकता है, इसने पूछा है एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल का मतलब हो गया न्यून कोण, यानी 0 से 90 के बीच का जो होगा। ठीक है, AC एंड टेंजेंट PQ, AC कहाँ है, ये रही AC, टेंजेंट PQ क्या है, ये रही हमारी टेंजेंट PQ। AC और इस PQ के बीच में बनने वाला जो ये एंगल है वो हमने बताना है कितना होगा। ठीक, तो अगर ऐसा होता है कि एक लाइन है और ये है और ये है, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं और ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो जो दो साइड्स बराबर हैं उनके सामने जो दो एंगल होंगे वो भी बराबर ही होंगे। इसके सामने अगर ये 30 है तो इसके सामने ये भी 30 होगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इसमें यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि O जो है वो सर्कल का सेंटर है, OA रेडियस होगा, OC भी उसी सर्कल का रेडियस होगा, दैट मीन्स OA और OC तो बराबर हैं। अगर OA OC बराबर हैं तो OC के सामने अगर 30 डिग्री है एंगल, तो OA के सामने ये वाला एंगल होगा वो भी 30 डिग्री ही होगा। इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। अब अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल जो है वो 30-30 हो गए, तो यानी और तीसरा क्या होगा फिर हमें वो बताना है। मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं इसको x मान लूँ, ठीक, तो इस ट्रायंगल के अंदर OAC के अंदर अगर ये 30 है ये 30 है, तो ये कितना होगा, हमें पता होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। यानी 30 + x, यानी 30 + 30 60 हो गया, प्लस x करेंगे तो 9 कितना आ जाएगा 180 आना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू तो 120 बन जाएगी, तो दैट मीन्स ये एंगल 120 है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें सर्कल का क्या यूज़ होगा कि अगर आप सर्कल बनाते हो, ये सेंटर है, ये दोनों इसकी रेडियस हैं, अगर यहाँ पर जो एंगल है वो x है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, इसकी वजह से सेंटर पे बनने वाला जो भी एंगल होता है वो हमेशा, इसे भूल जाओ, इसकी वजह से सेंटर पे बनने वाला जो भी एंगल होता है, इसी की वजह से परिधि पर या फिर सरकमफेरेंस तो ये हुआ ना, सरकमफेरेंस ये, इस पर बनने वाले एंगल का ये एंगल हमेशा डबल होता है। कहने का मतलब ये है, ये जितनी भी आर्क है, जितना भी ये चाप है, जितनी भी ये आर्क है, इसकी वजह से अगर सेंटर पर यहाँ पर एक्स एंगल बनता है, परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर अगर एक्स एंगल बनता है, तो इसी सर्कल के सेंटर पर डबल एंगल इसका बनेगा।
चाहे आप यहाँ बनाओ चाहे आप ऐसे बना लो, अगर ये x है तो ये डबल ही होगा, ठीक है। मेन बात क्या है, इसी चाप की वजह से या इसी आर्क की वजह से होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, कैसे कि ये वाला जो आर्क है, AC जो आर्क है, इसकी वजह से सेंटर पे अगर 120 बन रहा है तो इसी आर्क की वजह से जो ये सरकमफेरेंस है इसके ऊपर यहाँ पे जो होगा एंगल क्या होगा, इसका आधा, क्योंकि इसका डबल सेंटर पे बनेगा, सरकमफेरेंस का डबल सेंटर पे बनेगा, उसी आर्क की वजह से सेंटर पे 120 है, उसी आर्क की वजह से यहाँ पर कितना होगा, इसका आधा होना चाहिए, है ना 60। अगर यहाँ पर 2x बनेगा तो आर्क पे परिधि पर या सरकमफेरेंस पर x बनेगा, आधा बनेगा, तो ये एंगल 60 है। और हमें एक कॉन्सेप्ट और पता होता है कि अगर कितने कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए, ट्रायंगल के भी 2 कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, एक कॉन्सेप्ट सर्कल का हो गया, एक और सर्कल का यूज़ होगा। अगर ये सर्कल है और हमें ये पता होता है कि ये वाला जो एंगल होगा वो यहाँ पे जो एंगल ये बनता है उसी के बराबर होता है, ये जो एंगल है वो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसी के बराबर होता है, तो ये 60 डिग्री इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई टेंजेंट अगर जा रही है तो जितना एंगल यहाँ बनता है उतना ही ये बनता है, ठीक, जितना एंगल ये बनता है उतना ही ये बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज़ किया, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही ये बनेगा, जितना यहाँ बनता है उतना ही ये 60 बन जाएगा, तो ये हमारा 60 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रियल नंबर्स। रियल नंबर कौन कौन है, e⁻⁵, e⁻⁴, 3, e⁻3, 1, e⁻8, e⁻10। ये हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं और a के ऊपर क्या कंडीशन है, a इज ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 रखो या 1 से 1/2, 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, या 2 रखो, 3 रखो, a जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और इसकी इन सबको ऐड करने पर यानी सम ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारे रियल नंबर्स हैं, इनका सम करने पर जो भी वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू बहुत सारी आएंगी, उनमें सबसे मिनिमम वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब ये है सिंपल सी भाषा में, इसे क्या लिख सकते हो, 1/a⁵, 1/a⁴, इसको लिख सकते हैं 3/a⁴, इसको 1, इसको a⁸, इसको a�10। इन सबको ऐड करना और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमने बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, a इज़ ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 1/2, आधा 0 से बड़ा ही होगा। तो a की जगह पे अगर मैं हाफ रखती हूँ तो क्या आंसर आएगा, ठीक, a की जगह पे 1 भी तो रख सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा। तो इन्हीं दोनों से हमें आंसर पता चल जाएगा कि हमें कौन सा आंसर टिक करना होगा। अगर a की जगह पे 1/2 रखते हैं, ठीक है, तो या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/a को 2 लिख दो, 1/a को 2 लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2⁵ प्लस 1/2⁴, सॉरी 1/a को 2 लिखना है तो ये 2⁵ हो जाएगा, 1/a⁴ है तो इसे होल की पावर 4 लिख सकते हो, तो 2⁵, 3 × 1/a⁴ का मतलब क्या है, 1/a⁴ का मतलब क्या है, 1/a का मतलब कितना है 2, तो 2⁵ लिख सकते हैं, लिख दिया। a का मतलब 1/2 प्लस 1, a⁸ यानी 1/2⁵ प्लस 1/2�10, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं क्या आएगा, ठीक है। a की वैल्यू 1 भी रखते हैं, अगर a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा, a की वैल्यू 1 रखेंगे उसकी पावर 4 फिर से 1, a की वैल्यू 1 रखने पर 3 देगा, 1 रखने पर 1 ही है, तो ये 1 मिलेगा और ये भी 1 मिलेगा, तो इन सबको अगर ऐड करते हैं तो 8 आता है। यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आई 8 आई, इसको चेक करते हैं कितना आएगा। अगर आप इसे चेक करते हो तो 32 आएगा, ये आपका 16 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 24 प्लस 1, इसे आप करोगे तो 1/2⁵ कितना होता है, 2⁵ 32, 2⁵6 हो गया 64, 2⁵7 हो गया 128, 2⁵8 हो जाएगा 2 से 8 दूनी 16, 256, तो ये आएगा इतना, प्लस 1/2⁵10 करोगे तो इतना आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.00 समथिंग कुछ आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.000 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 तो आना पक्की बात है ही, ठीक है। तो ये वैल्यू तो बहुत ही छोटी आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है बहुत ही छोटी आ रही है, और इन सबको अगर ऐड कर दें तो कितना आता है, ये हो गया आपका 40, 72, 73, तो 73 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये वैल्यू,
तो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी आ जाती है। अगर हम a की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो इतना वैल्यू आता है, और हमें क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 8 मिलता है, अगर आप 1/3 रखोगे तो आपको और बड़ी वैल्यू मिलेगी इससे, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो और बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू आपको तभी मिल सकती है इस पूरे की, तभी सबसे कम वैल्यू मिलेगी जब आप a की वैल्यू 1 रखोगे, और वो कितना आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक ऑप्शन में 8 लिखना भूल गई मैं। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया था, 8 आंसर इसका करेक्ट आएगा बिल्कुल।